नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम कर रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ। ओके, पिछली वीडियो जो आपके अपलोड हुए हैं उसमें आपको बताया गया था कि इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, आपने वैद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा था। तो इन सब टॉपिकों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज एक टॉपिक थोड़ा सा रुक गया था, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। ओके, पिछले जो वीडियो में हम लोग कहाँ पहुंचे थे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यहां तक आपको बता दिए थे पिछले वीडियो जो थी। आज जो हम पढ़ेंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में हम एक संबंध स्थापित करेंगे। उसके बाद सीखेंगे कैसे क्या किरचॉफ के नियम हैं, क्या अपनी यहाँ पे कहानी होगी, इसके बारे में देखते हैं। तो आप लोग पेन कॉपी खोल लीजिए और तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले हम लोग। आज की हेडिंग आप सब लगा लीजिए, लिखिए सेल के टर्मिनल विभवांतर, सेल के, ये सब सारी चीजें आपको बता चुके हैं, विभवांतर वगैरह क्या होता है। सेल के टर्मिनल विभवांतर, सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल जो आपका EMF E होता था, तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो आपको रिलेशन यहां पे बताना है किसके किसके बीच में। आंतरिक प्रतिरोध आपका क्या है, R है, स्मॉल r के बीच में वैद्युत वाहक बल, आप इसको कर लें, के बीच संबंध, के बीच संबंध। हेडिंग आप लोग लगा लीजिए। आपका वैद्युत वाहक बल क्या होता है, E, और सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना है आपका, V। तो हमें E, V और R के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक सर्किट पहले ड्रॉ करते हैं, एक हम वैद्युत परिपथ को बनाएंगे, के बाद हम करते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले एक हम सेल बनाएंगे और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और इसको ले जाके एक वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दीजिए। वोल्टमीटर के बाद बाहर आप बैटरी लगा दीजिए, नहीं तो की लगा देते हैं हम, एक की लगाइए, इंटरनल रेसिस्टेंस और अमीटर, अमीटर के साथ जोड़ देंगे। एक सर्किट हम वैद्युत परिपथ तैयार करेंगे। ठीक, ये क्या है आपका बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, ये पूरी बैटरी है, आपकी सिस्टम है। ओके, EMF की दिशा क्या होगी, आपके करंट की दिशा के विपरीत होगी। ये आपकी E है और इंटरनल रेसिस्टेंस है, V है, E। आपको तीनों चीज दिख रहा है यहाँ पे। देखिए इस सर्किट में ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका E है और ये R है और ये V है। हमें E, V और R के बीच में एक संबंध स्थापित करना है। कहने का मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो देखिए कैसे करते हैं, उसके लिए हम कुछ बातें लिखते हैं, साथ साथ आप लोग लिखेंगे। तो तैयार हो जाइए, लिखिए। लिखिए माना कि, लिखते हैं यहां पे, आप सब लोग लिखेंगे माना, माना कि, माना कि परिपथ में वैद्युत धारा I, परिपथ में
वैद्युत धारा I, स्मॉल आई समय t के लिए प्रवाहित होती है, समय t के लिए प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं। t समय के लिए प्रवाहित होती है, यदि t समय में, इसी के आगे लिखिए, यदि t समय में परिपथ, यदि t समय में परिपथ, t समय में परिपथ में प्रवाहित आवेश क्यों हो, में प्रवाहित आवेश क्यों हो, प्रवाहित आवेश क्यों हो, तब सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, तब सेल द्वारा दी गई ऊर्जा ऊर्जा ये यूं कहे कार्य आप कह सकते हो, सेल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो यहां से लिखेंगे W, मतलब जो आपने कार्य किया है, मेरे कहने का मतलब है I आवेश जो t समय में प्रवाहित हुआ है, Q आवेश, उसके लिए कार्य कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे W बराबर आपका कितना हो जाएगा, E Q हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। तो एक चीज हम जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है, IT, तो E इज इक्वल कितना हो गया, सॉरी W इज इक्वल टू EIT। क्लियर। अब देखिए यहां पे आगे लिखते हैं, वैद्युत सेल के बाहर, आगे लिखेंगे इसके, वैद्युत सेल के बाहर, अब बाह्यतम कार्य हम लोग निकालेंगे यहां पे, वैद्युत सेल के बाहर प्रतिरोध कैपिटल R, प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों के बीच विभवांतर V हो, के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V है, अतः वैद्युत सेल के बाहर किया गया कार्य, अतः वैद्युत सेल के बाहर किया गया कार्य, मतलब जो W बाह्यतम है, तो W बाह्यतम किसके बराबर हो जाएगा, VIT के बराबर हो जाएगा, माने कि W बाह्य आपका किसके बराबर हो जाएगा, VIT के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर हो तो आगे बढ़ें। अब लिखेंगे यहां पे परिपथ में, ये सब सारी बातें साथ साथ आप लोग लिखिए, परिपथ में माने विद इन द सर्किट वैद्युत धारा I, परिपथ में वैद्युत धारा I बहने पर, वैद्युत धारा I बहने पर, लिखेंगे साथ साथ, वैद्युत धारा I बहने पर
वैद्युत सेल के भीतर वैद्युत सेल के भीतर वैद्युत सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य में वैद्युत अपघट्य में लिखेंगे वैद्युत अपघट्य में विभव पतन का मतलब हो गया पोटेंशियल का ड्रॉप होना। विभव पतन मैंने मान लिया कितना है, V डैश मान लिया। हमने माना कि वैद्युत धारा I के बहने पर तो वैद्युत अपघटन जो होगा माने पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा, मैंने उसका मान लिया W आंतरिक। ये W आपका बाह्यतम हो गया, W आंतरिक कितना हो जाएगा, W आंतरिक आपका हो जाएगा V डैश IT। कितना हो गया, V डैश IT। ये बात क्लियर है। और V बराबर कितना होता है, यहां से अगर आप लिखोगे V बराबर होता है IR ओम के नियम से, क्योंकि हम देखिए ये किसके कारण निकाल रहे हैं, वैद्युत धारा सेल का है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण होगा। तो आपको पता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, V डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहां से V डैश ओम के नियम से IR होता है, R आपका स्मॉल r लगेगा तो हो जाएगा I स्क्वायर स्मॉल r t। स्मॉल r क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर है। अब एक लाइन लिखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा संरक्षण नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम से कितना हो जाएगा, जो टोटल वर्क डन है W बराबर कितना हो जाएगा, W आंतरिक प्लस W बाह्यतम। तो कितना हो जाएगा, W बाह्य प्लस W आंतरिक, W बाह्य प्लस W आंतरिक। ओके, W बराबर कितना है, यहां से हमने देखा EIT। W बराबर कितना है, EIT। W बाह्य बराबर कितना है, VIT प्लस W आंतरिक बराबर कितना है, I स्क्वायर RT। इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर हो तो कुछ बातें देखिए यहां पे कट रही हैं, आप देखेंगे ध्यान से कि I और T प्रत्येक पद में कटेगा। तो आप काटेंगे तो कितना बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल टू V प्लस I, एक मिनट, V प्लस आई आर हो गया। क्लियर हो गया, V प्लस आई आर हो गया। मैं पूछूं यहां से V बराबर कितना आएगा, तो आप V बराबर कितना कहेंगे, E माइनस आई आर होता है। यही संबंध है। संबंध आपका कितना निकल करके आ गया, V का मतलब क्या होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर। और वैद्युत वाहक बल में संबंध क्या है कि V बराबर E माइनस आई आर होता है। ओके, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर समझा दे रहा हूं आपको। फिर उसके बाद आगे एक और केस लेके चलेंगे जब हमारे धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहां जितनी भी बातें बताई गई सबको आप वेल अप टू डेट नोट्स में पहले प्रोवाइड करिए। नोट्स में सब कुछ लिखेंगे अच्छे से। ओके, देखिए यहां पे हमने किया क्या है, ध्यान से समझेंगे पहले एक बार। देखिए यहां देखिए आपको पता है कि अगर t समय के लिए क्यों आवेश को प्रवाहित किया जाए, अगर धारा आपकी I है तो W कितना हो जाएगा, EIT हो जाएगा। और सेल के बाहर देखिए हमने आपको बताया था कल की वीडियो में कि एक बाह्यतम प्रतिरोध होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। बाह्यतम प्रतिरोध है तो उसकी वजह से W बाह्य करना पड़ेगा, आंतरिक है तो W आंतरिक करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से W बाह्य बराबर कितना आ गया, VIT हो गया। और आंतरिक कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप करता है। देखिए आंतरिक क्या कर रहा है, आपकी धारा को प्रतिरोध कर रहा है, तो V डैश IT हो जाएगा QI स्क्वायर RT।
तो W ऊर्जा संरक्षण के नियम से कितना हो जाएगा, W बराबर आपका हो जाएगा W बाह्य प्लस W आंतरिक। W की वैल्यू कितनी है, यहां से EIT है, और W बाह्य VIT है, और W आंतरिक I2RT है। ओके, तो यहां से E आ गया V प्लस IR, तो V बराबर कितना आ गया, E माइनस IR। देखिए यहां से एक निष्कर्ष निकलता है, उसको समझो ध्यान से। उसको समझने योग्य ये है कि किसी भी सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो अपरिवर्तनीय होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। लेकिन वहीं अगर टर्मिनल विभवांतर की बात करें, वो कहीं ना कहीं आई पे डिपेंड करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम धारा का मान घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो उसके एवज में V का मान क्या होगा, कम या ज्यादा योग है, परिवर्तनशील हो सकता है। बात को समझ गए। यहां पे समझना क्या है कि E है जो इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है, उसकी वैल्यू कभी भी परिवर्तनशील नहीं होती। अभी मैं लिखा रहा हूं इस बात को। E की वैल्यू, E मतलब जो सेल का वैद्युत वाहक बल है, वो कभी भी परिवर्तनशील कभी भी चेंज नहीं होता है, वो अपरिवर्तनशील है। लेकिन धारा के घटने व बढ़ने से, ऐसा क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू E माइनस IR है। कहने का मतलब है कि V का मान E और IR पे डिपेंड करेगा, लेकिन E आपका कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि R पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, I पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। I बोले तो करंट का मात्रा घटाने बढ़ाने पर V के वैल्यू पर प्रभाव पड़ेगा। और इस बात को हम नोट्स में पहले लिखेंगे। इतना आप लोगों ने लिख लिया, इस बात को मैं लिख रहा हूं यहां पे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके आगे भी हम लिखेंगे। नोट में एक बात लिखो, आप सब लोग लिखेंगे नोट में एक बात लिखिए, वैद्युत वाहक बल, नोट में लिखेंगे वैद्युत वाहक बल जो क्या है आपका E सेल की अपनी विशेषता है, सेल की अपनी विशेषता है, सेल की अपनी विशेषता है, सेल की अपनी विशेषता है तथा इसका मान सेल के लिए सदैव स्थिर रहता है, सेल के लिए सदैव स्थिर रहता है। इन नोट पॉइंट है, आप इसको लिख लेंगे। स्थिर रहता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है। और जबकि टर्मिनल विभवांतर V, जबकि टर्मिनल विभवांतर V का मान V का मान वैद्युत सेल के आंतरिक धारा, V का मान वैद्युत सेल के आंतरिक धारा लेने पर घटता है, धारा लेने पर घटता है। ये बात आप लिख लीजिए, ये नोट पॉइंट है। कहने का मतलब है कि V का मान जो है, V अगर सेल आपका
आंतरिक धारा को लेता है तो V का मान ड्रॉप कर जाता है, ठीक है, लेकिन आपकी जो सेल की ईएमएफ होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ये बात ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहां पे एक केस हम जनरेट कर सकते हैं। केस क्या कहता है समझेंगे। देखिए यहां पे एक विशेष परिस्थिति होती है, उसको भी जान लें, पूछ लिया जाता पेपर में, न्यूमेरिकल तो आता है यहां से, आपके पेपर में यहां से न्यूमेरिकल बनता है, तो प्लीज बी अटेंशन, पे अटेंशन। देखिए अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। आप मुझे बताओ अगर धारा जीरो हो तब क्या होगा? कब? जब I, आपकी जो I है धारा है, जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में V बराबर कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। अगर आपकी धारा जीरो हो जाए तो आप देखेंगे जीरो रखेंगे यहां पे, इसका मतलब V बराबर कितना हो गया? E हो गया। V इज इक्वल कितना हो गया? E हो गया। अब आप देखिए, चूंकि आप जानते हैं V इज इक्वल कितना होता है? आई आर होता है। V इज इक्वल कितना होता है? आई आर होता है। ये बात आपको मालूम है। आप इसको बॉक्स में मत करो, ऐसे ही रहने दो। V इज इक्वल कितना होता है? आई आर होता है। समीकरण एक आप ले लीजिए, इसको एक ले लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 3 से R का मान कितना हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए R का मान तो कितना हो जाएगा? V माइनस 1 मिनट E माइनस V अपॉन आई। R का मान कितना हो गया? V अपॉन आई हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब आप देखिए यहां से I का मान समीकरण 2 से ले लो, कितना आ गया? E अपॉन V, और यहां से कितना आ गया? V बराबर, सॉरी, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, V अपॉन R हो गया। क्लियर है जी? तो यहां से देखिए आगे कैसे करेंगे। R, इसको R को ऊपर चला जाएगा और यहां पर आ कितना जाएगा, तो आप देखेंगे E अपॉन V माइनस 1 हो गया। E अपॉन V माइनस 1 हो गया। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लीजिए। R का मान कितना आ गया? इक्वेशन नंबर 4। कोई समस्या नहीं है यहां पे? इतना लिखिए पहले। इतना लिखिए, फिर आगे बता रहे हैं आपको। आपका ये संबंध होता है, और नहीं तो यहीं तक इसको लीव कर देते हैं। एक फॉर्मूला आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल गया। अगर आपसे आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाए, आंतरिक प्रतिरोध, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट E अपॉन B माइनस 1। और धारा यदि पूछ लिया जाए तो समीकरण 3 को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कितना हो जाएगा? V बराबर आई आर होता है, आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर। आपको मान लो I पता करना हो तो I कैसे पता करेंगे? यहां से, तो यहां से हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, I प्लस आर इज इक्वल टू E। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आ रहा है कि I इज इक्वल टू E अपॉन छोटा r प्लस बड़ा R। ओके, देखिए यहां पे स्पेशल केस आप इसको लिख सकते हो। यहां पे आप लिख लीजिए कि विशेष परिस्थिति के दौरान हम करेंगे इसको। स्पेशल केस है। स्पेशल केस हमने क्या देखा कि आपने एक, अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, और जब आपकी धारा जीरो हो जाए तो B बराबर E हो जाएगा। और चूंकि आप जानते हो कि B इज इक्वल कितना होता है? आई आर होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से समीकरण 3 से
हम आर की वैल्यू यदि निकालना चाहे कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई, और आई का मान समीकरण 2 से आप लोगे तो वी अपॉन आर, आर ऊपर चला गया, वी से वी कैंसिल, आपको कितना मिल गया, एक फॉर्मूला मिलता है यहां से क्या फॉर्मूला निकल करके आ गया कि छोटा आर बराबर कैपिटल आर इन ब्रैकेट ई माइनस वी ई अपॉन वी माइनस 1, एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। और समीकरण 3 को आप देखो तो हम v के प्लेस पे आई आर लिख सकते हैं ओम के नियम से, e माइनस आई आर, आर को मैंने यहां शिफ्ट किया, i कॉमन ले लिया, e आ गया, तो मैं पूछू i बराबर कितना है, तो i एक फॉर्मूला आपको निकल करके आ गया कि i इज इक्वल टू e अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ओके, इसको भी आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद हम लोग किरचॉफ के नियम पे बढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके पेपर में 101% आएगा वहां से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। ओके, आप लोग लगा लीजिए हेडिंग किरचॉफ के नियम। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके बोर्ड के पेपर में 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट आएगा। तो हेडिंग लिख लीजिए किरचॉफ के नियम। अब आप हेडिंग डालिए यहां पे, किरचॉफ के नियम। इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कहेंगे, कल के आप मान लीजिए कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो इसकी स्पेलिंग बहुत बार आपसे पूछी गई है। सॉरी, आपसे नहीं, जो कैंडिडेट गए थे, तो इसकी स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई है। तो स्पेलिंग पे भी आप थोड़ा फोकस करना है। यहां पे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ की स्पेलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इंपॉर्टेंट है और 100% क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, किरचॉफ के नियम से 101% कह दो, यहां से प्रॉब्लम आपके पूछे जाएंगे। और स्पेलिंग इसका ध्यान देना, स्पेलिंग कितना है, KIRCHHOFF'L किरचॉफ्स लॉ। तो इंटरव्यू वगैरह में पूछा गया है और आप भी मान लो इंग्लिश में हेडिंग वगैरह डालते हैं तो ध्यान दो यही स्पेलिंग है, तो इसको भी अच्छे से लिख लो इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, किरचॉफ क्या है, किरचॉफ के नियम थोड़ा समझेंगे, इसकी भूमिका बनाते हैं। किरचॉफ के नियम से तात्पर्य है कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया जो कहलाया किरचॉफ नियम। ये नियम कब दिया गया था, सन 1842 की बात है। सन 1842 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था किरचॉफ और उन्होंने नियम दिया। नियम किस लिए था, नियम इसलिए था कि मान लीजिए कोई जटिल परिपथ हो और आप उसमें धारा निकालना चाहते हो, विभव निकालना चाहते हैं, आप उसका प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, तो हम इस नियम की मदद से आसानी से इन तीनों चीजों को हम निकाल सकते हैं। फिर से समझिए कि जैसे अब तक आप परिपथ में, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि आपको मान लो विभव निकालना है तो आप ओम का नियम सिंपली आप फॉलो कर देते थे और निकल जाता था। परिपथ में भी आपको मान लो प्रतिरोध निकालना होता था तो हम क्या करते थे कि प्रतिरोधों को हम दो तरीके से जोड़ते थे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम और समांतर क्रमों में हम जोड़ के उनका फॉर्मूला जानते थे, आसानी से कर लेते थे। लेकिन कई सारे आप अभी देखेंगे, इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि कई सारे ऐसे वैद्युत परिपथ होते हैं जो कि आसानी से सूत्रों के माध्यम से जो अब तक हम पढ़े हैं उनकी सहायता से निकालने में असक्षम होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन
1842 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था किरचॉफ का नियम। इस जटिलता को कि किसी वैद्युत परिपथ में विभव, धारा या हम प्रतिरोध को निकालने में यदि हम असक्षम हो रहे हैं तो उसको सरल किया, उसको सरलीकृत किया और हमें सक्षम बनाया। और इस चीज को करने के लिए उन्होंने 2 नियम दिए। बात ध्यान से समझेंगे। किरचॉफ के कितने थे नियम? 2 थे। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। अभी मैं एक एक नियम को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहला नियम था, दूसरा नियम था, ठीक है। पहला नियम जो था संधि का नियम था। पहला नियम क्या था? संधि का नियम था। अभी मैं सब चीजों को बिल्कुल अच्छे से आपको बताऊंगा। संधि का नियम, ठीक है। इसको किरचॉफ का पहला नियम भी कहते हैं और संधि का नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम जो है पास नियम, पास का नियम, पास का पास ही लिख लीजिए, पास रहने दीजिए, पास नियम, ठीक है। किरचॉफ ने जटिलता को सॉल्व करने के लिए 2 नियम दिए 1842 में। वो नियम कौन कौन से थे? पहला था संधि का नियम था और दूसरा था पास का नियम था, ठीक है। अब हम समझते हैं संधि का नियम क्या है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, किरचॉफ का प्रथम नियम, या ऐसा डालो प्रथम नियम अथवा संधि नियम। चलिए अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने टॉपिक पढ़े हो उनमें से कह सकते हो कि सबसे ज्यादा, मतलब मैं इससे श्योर हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहां से। तो बहुत सीरियस होकर के, अच्छे से दिमाग सही करके, फुली कंसंट्रेट होकर के आप इस वीडियो को देखिए और पसंद आए तो लाइक करना। बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, बिल्कुल मन से आज बताऊंगा इस टॉपिक को। तो हेडिंग लगा लीजिए। चलिए हम लिखते हैं पहला नियम, समझेंगे बिल्कुल अच्छे से, स्टेटमेंट लिखेंगे, समझेंगे, डिराइव करेंगे, कोई चीज छोड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल वेल अप टू डेट चलेंगे। जो जरूरी है आपके एग्जाम के लिए वो सब कुछ आपको देंगे। तो लिखिए पहला, पहले का नाम ही है पहला नियम। लिखेंगे फर्स्ट क्या है? पहला नियम। इसको जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं, पहला नियम अथवा संधि नियम, अथवा संधि नियम, संधि नियम। अब इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे उसको भी देख लो। इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ क्या होता है समझेंगे यहां पे। सबसे पहले एक परिपथ हम बनाते हैं, फिर देखेंगे कैसे होता है और कैसे समझेंगे चीजों को। देखिए यहां पे, देखिए संधि का नियम क्या है। यहां पे एक शब्द लिखा है संधि। जंक्शन, आप ये बताइए, आप अगर कहीं यात्रा किए होंगे लंबे पे, तो ट्रेन का इस्तेमाल आप लोगों ने किया होगा। तो आसपास अगर आप देखेंगे बड़े रेलवे स्टेशन पे, जैसे आपके जिला में देखेंगे कि सुल्तानपुर जंक्शन है, आप लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ जंक्शन है, वाराणसी जंक्शन है। तो इस जंक्शन का मतलब क्या, पहले वहां से समझेंगे फिर यहां हम कनेक्ट करते हैं चीजों को। देखिए जंक्शन अगर आप रेलवे के संदर्भ में लोगे तो जंक्शन का मतलब है कि कोई एक रेलवे लाइन है, आकर के कोई एक और रेलवे लाइन वहां पे मिल जाए, मिलन होना। जैसे आप देखोगे कि आप सुल्तानपुर में ही देखेंगे आपके शहर में, तो वहां पे एक ऐसी सीधी रेलवे लाइन गई है लखनऊ वाराणसी की, और एक लाइन आकर वहीं पे मिल गई है कि प्रयागराज और अयोध्या के बीच की रेलवे लाइन। ठीक, तो कुछ ऐसे ही समझ रहे हैं यहाँ पे। ऐसे आप कहीं पर भी देखोगे अपने शहर में, अगर आप अन्य शहरों के भी हैं तो जंक्शन आप जहाँ पे होगा तो देखेंगे कोई ना कोई एक रेलवे लाइन गई है सीधी, तो उसमें आके कोई ना कोई रेलवे लाइन निकल रही है, कोई और 2-4 रेलवे लाइन पक्का वहां से निकलेगी। ठीक है, मतलब न्यू लाइन वहां से फिक्स ऑरिजिनेट होती है।
तो उसी को कहते हैं जंक्शन। तो ठीक है, यहां पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। यहां पे हम क्या सीखेंगे उस बात को समझो, कैसे समझते हैं बहुत अच्छे से देखिए। जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है ओ, ओ से कई सारे तार आपके जुड़े हैं, 6-7 तार, चलो मैं जोड़ देता हूं, ठीक है। कुल मिला के कितने हैं, 3 3 6, चलिए एक और ले लेते हैं 7, ठीक है। ये पॉइंट पे सब यहीं से निकल रहे हैं, इस पॉइंट को बोला मैंने ओ बिंदु से इतने सारे तार जुड़े हुए हैं। कोई जंक्शन मान लो बड़ा रेलवे जंक्शन है, 7 पटरियां यहां से जुड़ी हैं, कुछ इस तरीके से समझ लो, समझ गए। अब देखिए यहां पे हो सकता है कुछ धाराएं यहां पे आ रही हों, मैंने मान लिया I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 जा रही है ओ बिंदु से धारा क्या हो रही है, निकल रही है। I1 I2 क्या कर रहे हैं, धारा आ रही है, कहां पे, ओ पे आ रही हैं। I3 क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। फिर I4 मान लीजिए धारा अंदर आ रही है, ओ की तरफ, जंक्शन की तरफ आ रही है। फिर उसके बाद जंक्शन यही बिंदु है, ये जो कनेक्ट कर रहा है सभी तारों को, जो जोड़ा हुआ है वही जंक्शन है। जंक्शन माने संधि, हिंदी में भी पढ़ते हैं आप, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो कुछ ऐसे ही भी यहां भी कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। I4, उसके बाद I5 भी आपका जंक्शन की तरफ जा रहा है। I6 जंक्शन से दूर जा रहा है। I7 7 ही तक लेते हैं, इसको हटा दो। I7 क्या हो रहा है, जंक्शन की तरफ जा रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। तो मैं एक बार हम इसका स्टेटमेंट बुक के हिसाब से लिखेंगे, फिर मैं अपना एक तरीका बताऊंगा, आने वाला जाने वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको भी लिखेंगे। तो समझिए इस बात को, देखिए लिखिए, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में, इसका स्टेटमेंट लिखो, किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, संधि मतलब एक पॉइंट, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं, का बीजगणितीय योग शून्य होता है, का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल्टा आई का मान कितना है, 0 है। अब इसको चीज को समझेंगे, देखिए यहां पे 0 होने का मतलब क्या है, जो जंक्शन की तरफ आ रहा है उसको मैं धनात्मक से लिखूंगा, जो जंक्शन से दूर जा रहा है मैं उसको ऋणात्मक से लिखूंगा। मेरा मतलब समझे कि नहीं आप। ये जंक्शन है, I1 क्या कर रहा है, आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 दूर जा रहा है तो नेगेटिव, I4 आ रहा है पॉजिटिव, I5 आ रहा है पॉजिटिव, I6 जा रहा है तो नेगेटिव, I7 आ रहा है तो पॉजिटिव। कहने का मतलब है जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लो, जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनको आप नेगेटिव ले लो, बस सिंपली मान है। और सबको जोड़ोगे तो सबका मान किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। इस शून्य का यही मतलब है। तो देखिए यहां पे ध्यान से देखेंगे, I1 आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है तो पॉजिटिव I1, I2 आ रहा है पॉजिटिव I2, I3 जा रहा है तो माइनस I3, I4 आ रहा है प्लस I4, I5 आ रहा है तो प्लस I5,
I6 जा रहा है तो माइनस I6, जो जा रहा है तो माइनस उसको लिखेंगे I6, I7 आ रहा है तो प्लस I7 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है अब इनका सबका बीजगणितीय मान आपने ले लिया। अब देखिए जो ऋणात्मक चिन्ह वाले, ऋणात्मक मतलब I3 I6 ऋणात्मक है ना, तो आप इनको इधर भेज दो, पक्षांतर करा दीजिए आप इनका। I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I5 I7 इज इक्वल टू, आप I3 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस I3। इसी तरीके से I6 को यहां लाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस I6। तो यहां से देखिए क्या समझ रहे हैं आप, इस स्टेटमेंट का मतलब आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे? कुछ यहां पे कॉन्सेप्ट डेवलप करके आ रहा है, आपकी सूझ क्या बन रही है इसको देख के। यहां से हम एक चीज समझ रहे हैं, ये कैसी धाराएं हैं? ये सब आने वाली धाराएं हैं, जंक्शन की तरफ आने वाली धाराएं। ये सब कैसे करंट हैं? आने वाली धाराएं हैं। और इन दोनों के बारे में यदि आपसे टिप्पणी किया जाए तो कैसी धाराएं हैं? जाने वाली धाराएं हैं, जाने वाली धाराएं हैं। कैसी धाराएं हैं? दूर जाने वाली धाराएं हैं। तो मैं यहां से किरचॉफ के पहले नियम या यूं कहें संधि नियम को हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर किसी परिपथ में आने वाली धाराएं सदैव जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। ये मेरा मतलब समझे कि नहीं आप लोग? इसको लिखेंगे, अभी हम सिंपल सेंटेंस में लिख सकते हैं। आपसे एग्जाम में आ जाए तो ऐसे भी परिभाषित कर देना, आपको नंबर नहीं कटेगा यहां से। कैसे? इसका मतलब है अतः किसी वैद्युत परिपथ में, लिख लीजिए इसको भी, किसी वैद्युत परिपथ में आने वाली धाराएं सदैव जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होती है। जाने वाले धाराओं के मान के बराबर होती है, मान के बराबर होती है, मान के बराबर होती है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहां से जो निकला है। आपसे अभी न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, इतनी बार बोर्ड एग्जाम में यहां से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इसका कुछ कहना नहीं है, और हर बार यहां से आया है। तो क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि किसी वैद्युत परिपथ में आने वाली धाराएं सदैव जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होती हैं। इसको लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल हम यहां से करेंगे, वो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से भी आए हुए हैं 2 नंबर 3 नंबर, बहुत बार पूछा गया है। वो हर क्वेश्चन मैं करा दूंगा जहां जो इस टॉपिक से आपको बनता है, हर टाइप का, कोई टाइप नहीं छोड़ेंगे। एवरी टाइप क्वेश्चंस आई विल सॉल्व यू, बस आप लगे रहिए और अच्छे से। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम कराएंगे आपको। इसको आप लोगों ने लिख लिया? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये यूपी बोर्ड सन 2015 का क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं।
देखिए कैसे पता करेंगे। यहाँ पे आप लिख लो प्रश्न क्या है। प्रश्न बस सिंपल सा ये लिख लीजिए, आई की गणना कीजिए। आई की गणना कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। एक परिपथ बनाते हैं, ध्यान से देखना उसको। सब लोग इसको लिखेंगे अच्छे से, अपने नोटबुक में लिखते हुए चलिए। ये 3 एम्पियर धारा आ रही है, जाने वाला कितना है 10 एम्पियर। फिर 4 एम्पियर धारा आ रही है, 6 एम्पियर धारा आ रही है। अब देखिए आई कैसे मैं पता करूंगा, बताइए क्या अप्रोच है हमारे लिए। अभी भी मैंने आपको बताया कि आने वाली धारा बराबर सदैव जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो जो आ रहा है उनको अलग से लिख लो। आने वाली धारा कौन कौन सी है, ए आ रही है, 3 एम्पियर आ रही है और 6 एम्पियर, तो इनको एक साइड में लिख लो 4 6 3। जाने वाली कौन है, आई है और 10 है, आई प्लस 10, 6 4 10, 3 13 बराबर आई प्लस 10। तो आई बराबर कितना आ गया 3 एम्पियर, यही मान है। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, एक लाइन में आंसर आ गया आपका, इसको लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो भी। उसमें भी आई की गणना करनी है। पहले एक सर्किट बनाएंगे फिर उसके बाद आई की गणना करते हैं। देखिए यहां पर इस सर्किट को भी आप बनाइए। इसको भी आप लोग बनाइए पहले। यहां से आपका आ रहा है 4 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा निकल रही है, फिर 4 एम्पियर आ रही है, फिर पूरा करंट इधर आ रहा है इस साइड में। यहां से 2 एम्पियर की धारा निकल गई, फिर करंट बहना शुरू किया, 1 एम्पियर 2 एम्पियर। देखिए यहां पे एक परिपथ आप बना लीजिए। अब देखिए यहां पे आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई कैसे पता करेंगे, ध्यान से लेके चलेंगे। यहां से हम चलें, इधर से इस साइड की तरफ बढ़ेंगे। आप देखोगे यहां पे इस पॉइंट पे आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, आप देख रहे हैं 4 एम्पियर इधर से आ रही है, ये भी 4 4 4 4 कितना हो गया 8, लेकिन 2 निकल गया, तो मतलब 8 में से 2 गया, कितना बचा 6 एम्पियर। 8 में से 2 गया, कितना बचा 6 एम्पियर। अब देखो यहां तक 6 एम्पियर आई, लेकिन 6 में से 2 एम्पियर फिर निकल गया, कितना बचा, कितना एम्पियर 4 एम्पियर। कितना बच गया 4 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे इस 4 एम्पियर में 2 एम्पियर आ रही है, तो 6 एम्पियर, 6 में से 1 निकल गया, 6 एम्पियर यहां तक आई। अब 6 में से 1 निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा 3, तो इसका मतलब है, सॉरी 6 में से 1 गया, तो ये आपका कितना हो गया 5। तो आई बराबर यहां से कितना आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, कैसे हम लोगों ने देखा, ध्यान से देखिए फिर से। 4 एम्पियर धारा आई, 4 इधर 8, 8 में से 2 गया 6 एम्पियर,
यहाँ तक 6 एम्पियर आती है, फिर 2 एम्पियर धारा निकल गए, फिर 4 एम्पियर यहाँ तक आएगी। अब इस 4 में 2 एम्पियर आएगी तो 6 एम्पियर, लेकिन 6 में से 1 एम्पियर निकल गया, इसका मतलब है आई बराबर कितनी धारा आ रही है, 5 एम्पियर। ठीक है, ओके। तो देखिए आज हम वीडियो को यहीं पे रख रहे हैं, कल की वीडियो में हम लोग मिलेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम व्हीटस्टोन सेतु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, जय हिंद।